आज की जो कहानी है वो अपने आप में ही एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जिसमें एक कत्ल होता है और कत्ल के बाद कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है, लेकिन एक सपने के माध्यम से कातिल का राज खुल जाता है क्योंकि जिसका कत्ल हुआ था वही सपने में आकर ये बताता है कि उसका कातिल कौन है। यह इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक बहुत ही अनोखी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है और इसकी शुरुआत होती है बेंगलुरु से। 11 फरवरी 2010 का दिन था और इस दिन एक नए पुलिस स्टेशन के भव्य निर्माण को कंप्लीट होने के बाद इनॉग्रेशन का प्रोग्राम रखा गया था और इस पुलिस थाने के उद्घाटन के लिए कमिश्नर साहब भी आने वाले थे क्योंकि जो इस पुलिस थाने पे पुलिस के स्टाफ को चिन्हित किया गया था, सभी स्टाफ में से कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे जो काफी वक्त से काम कर रहे थे और उनका काम काफी काबिले तारीफ था, जिसकी वजह से जो इनॉग्रेशन था, जो उद्घाटन था, इस दिन कमिश्नर साहब उन तमाम जो पुलिस कर्मी थे उन्हें सम्मानित भी करने वाले थे। तो इनॉग्रेशन का काम हो चुका था और उद्घाटन की तैयारी हो रही थी और इस जो पुलिस थाने के इंचार्ज थे उनका नाम था मिस्टर राकेश। राकेश की पूरी टीम अब काम करने वाली थी आगे सामाजिक तौर पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन उनके एरिया की होने वाली थी उस लिए। इस पुलिस स्टेशन का जो नाम था वो था माइको लेआउट पुलिस स्टेशन। अब कहानी की जो शुरुआत होती है वो 11 फरवरी 2010 जिस दिन ये थाने का उद्घाटन होने वाला था उसी दिन से शुरू होती है। एक कॉल आता है पुलिस थाने पे और ये जो कॉल होता है इस पे कहा जाता है, जैसे ही इस कॉल को रिसीव किया जाता है इस माइको लेआउट पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के द्वारा, तो एक बहुत ही भारी आवाज़ आती है और ये आवाज़ बताती है कि पास में ही एक लेक है जहाँ पे एक सिर कटी लाश है। ये लाश लावारिश हालत में पड़ी हुई है। बस इतना ही खबर मिलता है और इसके आगे वो शख्स कुछ भी नहीं बताता है। कॉल कट जाता है। इसके बाद जो मिस्टर राजेश होते हैं इस पुलिस थाने के इंचार्ज, अब वो इस केस को काफ़ी सीरियसली लेते हैं क्योंकि ये केस उनके थाने का यानी नए थाने का पहला केस था। लिहाजा इसे देखते हुए एक टीम गठित की जाती है और मिस्टर राजेश उन टीम में जितने सदस्य थे उन्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए लगा देते हैं। कुछ पुलिस के कर्मचारी, जो एरिया बताया गया था लेक का नाम था अगारा लेक। जब इस लेक के पास पुलिस पहुंचती है तो वहां पे जिस तरह से बताई गई थी संदिग्ध परिस्थिति में एक लावारिस लाश जो कि एक मर्द की थी जिसका सर गायब था। अब इस लाश की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस लग जाती है। पहले इस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। इधर जब थोड़ी छानबीन और ज़्यादा की जाती है तो इस लाश के आसपास के एरिया को भी चेक किया जाता है। एक लावारिस हालत में अगेन एक कार मिलती है और ये जो कार होती है वो चारों तरफ से लॉक थी, उसके कांच लगे थे विंडो के। अब पुलिस जब इस कार के अंदर झांकती है तो उसके बैक सीट पे काफ़ी भारी मात्रा में खून पड़ा मिलता है। अब पुलिस को समझने में देरी नहीं होती है कि ये जो मर्डर है ये शायद इस कार के अंदर हुई है या फिर कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस कार के साथ। लिहाजा जो ये एक क्लू मिलता है इसके आधार पे अब पुलिस कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है और ये जो कार होता है इसके बैक साइड पे लगा हुआ कार का जो नंबर होता है इसके रजिस्ट्रेशन को खंगालने की कोशिश करती है क्योंकि कार के नंबर प्लेट से किस व्यक्ति के नाम पे ये कार ली गई है, उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली किस एड्रेस पे हुआ था, ये सब कुछ नॉलेज हो जाता है। अब पुलिस के पास जो ये नंबर था इससे पूरी डिटेल सामने बहुत जल्दी आ जाती है कि ये किसकी कार है और पता लगता है कि ये कार जो है
कोरामंगला इलाका है एक बेंगलुरु में, वहां पे किसी शख्स की है। पुलिस की एक टीम वहां रवाना होती है उस एड्रेस पे और वहां पे एक व्यक्ति मिलता भी है। उस इंसान का कहना था कि जी हाँ, जो गाड़ी आप बता रहे हो वो मेरी ही गाड़ी थी, लेकिन कुछ वक्त पहले, लगभग 6 महीने पहले, जानकी नाम की एक औरत को मैंने ये गाड़ी बेच दी थी। और वो जो महिला है वो एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। पुलिस ने थोड़ी और पूछताछ की कि वो महिला कहाँ मिलेगी, तो उसका एड्रेस भी इस आदमी ने बताया और साथ ही ये भी बताया कि ये जो महिला है ये आम तौर पे कुछ घरों में जाकर काम करती है जिससे कि इसकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कार के ऑनर के तौर पे केवल जानकी का ही नाम नहीं होता है, उसके पति का भी नाम होता है और जिसका नाम था अमृत रॉय। अब जानकी और अमृत रॉय को पुलिस ढूंढना शुरू करती है। जो एड्रेस फर्स्ट ऑनर से कार के मिला था, अब उस एड्रेस पे चली जाती है और जानकी को ढूंढती है। जब पहली बार में पुलिस कांस्टेबल जानकी के घर पहुंचता है तो जानकी का घर जो था वो बंद था। पुलिस कांस्टेबल ने हल्की सी खटखटाहट भी की थी कि कोई आकर दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो पुलिस कांस्टेबल वापस लौट जाता है और मिस्टर राजेश, जो पुलिस थाने के इंचार्ज थे, उनको इस बारे में जानकारी दी जाती है। अब लिहाजा जो इस थाने के इंचार्ज थे मिस्टर राज, वो अपने टीम के साथ दोबारा जाते हैं जानकी के घर पे, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि शायद जानकी के घर से कुछ क्लू मिलेगा। इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो बंद गेट है इसे तोड़ा जाएगा। लिहाजा पुलिस के कांस्टेबल आगे आते हैं और उस गेट को पुश करने की, धक्का देने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की। जैसे ही हल्का जोर लगता है वो गेट खुल जाता है, क्योंकि वाकई में वो गेट लॉक था ही नहीं, वो बस 2 कुंडियों से लगी हुई थी और वो ताले से लॉक नहीं थी, ना ही अंदर से लॉक थी। अब इसके बाद पुलिस की टीम अंदर जाती है। जब पुलिस की टीम अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर का जो पूरा माहौल है, जो पूरा सीन है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि एक महिला जिसे वो ढूंढ रहे थे जानकी समझकर, ऐसी ही एक महिला जो कि वाकई में जानकी ही थी, बाद में आसपास के लोगों ने देखा, बताया, वो महिला बेड पे बेसुध हालत में लथपथ खून से पड़ी हुई थी और उस वक्त उसकी मौत भी हो चुकी थी। पुलिस तुरंत ही फिर से इस बॉडी को लेती है और फिर से जांच में जुट जाती है। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है, क्योंकि ये केस जितना ज़्यादा आसान दिख रहा था उतना था नहीं। पेच पे पेच इसमें आए ही चले जा रहे थे। अब इसके बाद जानकी के पति को ढूंढने की ज़रूरत थी, तो पता लगता है कुछ पड़ोसियों के द्वारा कि जो जानकी थी और इसका जो हस्बैंड अमृत था, ये दोनों ही लव मैरिज करके कुछ साल पहले ही दार्जिलिंग से शिफ्ट हुए थे बेंगलुरु। क्योंकि जो अमृत था वो बहुत ही ज़्यादा तेज तरार था और उसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो इच्छा थी वो पैसे कमाने की थी, जिस वजह से वो दार्जिलिंग से मूव करके जानकी को लेकर के और बेंगलुरु आया था। कुछ साल ही हुए थे, लगभग 4 से 5 साल ही हुए थे उसे बेंगलुरु में रहते हुए, और अब शायद जानकी भी इस दुनिया में नहीं थी। और जो पहले लाश मिली थी एक शख्स की, उसकी फ़ोटो जब पास में पड़ोसियों को दिखाया गया तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जानकी का पति अमृत ही है। लिहाजा अब पुलिस को ये पता लगाना था कि इस डबल मर्डर केस के पीछे कौन सा शातिर कातिल है। अब जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तब पुलिस डिसाइड करती है कि जो जानकी थी उसके घर वालों का या फिर अमृत के घर वालों का पता लगाया जा सके। कुछ कॉन्टेक्ट नंबर भी खंगालने की कोशिश किए जाते हैं। जो अमृत था उसका मोबाइल जो तत्काले मौकाए वारदात का जो सीन था वहाँ से गायब था, इस वजह से उसका नंबर जब पड़ोसियों ने दिया तो उसको सर्वेलांस पे लगाया गया। इस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी आगे। इसके बाद कुछ पड़ोसियों ने ये भी बताया कि दार्जिलिंग में अमृत और इसकी पत्नी जो है इसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं। तो अब दार्जिलिंग के तरफ जो एक रिश्तेदार का कांटेक्ट नंबर मिलता है वो होता है अमृत का साला, यानी कि जानकी का भाई।
अब पुलिस की टीम दार्जिलिंग की तरफ जाती है। दार्जिलिंग जाने के बाद अब जानकी के भाई को ढूंढा जाता है। फिर जब भाई मिल जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। तब भाई बताता है कि जानकी और अमृत की शादी उनके मन मुताबिक ही की गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अमृत बहुत ही ज़्यादा कमाऊ लड़का था, वो काफ़ी अच्छे से जानकी की परवाह करता था। तो फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। शादी जो है वो लगभग 2007 में हुई थी। दोनों कुछ दिन पहले तो शादी के बाद दार्जिलिंग में ही थे, लेकिन उसके बाद अमृत को कोई जॉब ऑफर मिला और इसकी वजह से वो बेंगलुरु चला गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। वो काफ़ी कमाने में अच्छा था, इस वजह से वो काफ़ी सारी सेविंग्स भी करता था और इसकी वजह से उसने सेकेंड हैंड कार भी बहुत जल्दी से परचेस कर ली थी और अब वो शायद घर भी बेंगलुरु में अपना बनाना चाहता था। अब जब पुलिस की टीम फ़ोटो दिखाती है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कर लेती है कि हाँ ये जो अमृत है और जो उसकी पत्नी है उसका रिलेशन दार्जिलिंग के इस शख्स के साथ है, तब अब उसे ले करके पुलिस की टीम रवाना हो जाती है बेंगलुरु, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ मिली थी अब उनका क्रियाक्रम भी करना था। तो जब क्रियाक्रम की बारी आती है तब जानकी और जानकी के पति को क्रियाक्रम वाले दिन क्रियाक्रम के लिए शमशान पे रखा जाता है। पुलिस की कुछ टीम होती है, इसके बाद वो जो भाई होता है जानकी का वो भी मौजूद होता है। इधर कुछ लोगों को भी पता लग चुका था आस पड़ोस में जो जानकी के घर के रहते थे और जो अमृत के ऑफिस के स्टाफ थे, उनमें से भी कुछ लोग जो हैं इस क्रियाक्रम में शामिल होते हैं और दोनों का ही दाह संस्कार काफ़ी अच्छे से रीति रिवाज से कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस अब जो जानकी का भाई था उससे पूछताछ और करती है कि किस पे शक है आपको, किस वजह से आपकी सिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है। आपके जो सिस्टर के हस्बैंड थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया, तो आपको किसी पे शक है क्या। तो वो काफ़ी रोता हुआ परेशान होता हुआ उस दाह संस्कार से जब निकल रहा था तो उसने एक बात नोटिस करी। उसने कहा कि जानकी का एक मुंह बोला भाई भी है जिसका नाम संतोष है। कई बार वो जानकी के घर आया जाया करता था और जानकी उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। कई बार हमने उस संतोष को भी कॉल किया और उससे भी जानकी की खोज खबर ली है। तो अगर वो इतना सगा था, अगर वो मुंह बोला भाई था, तो फिर जानकी और अमृत के बारे में उसे अब तक पता नहीं लगा, चूँकि वो बेंगलुरु में ही रहता है और उसने क्रियाक्रम में भी आना सही नहीं समझा। तो 1% मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के मौत के बारे में संतोष को ज़रूर पता है। अब इसके बाद पुलिस के पास फिर से क्लू आता है और पुलिस की टीम अब संतोष को सर्च करने लगती है। संतोष के घर का पता मिल जाता है। पुलिस की टीम संतोष के घर जाती है, लेकिन वहां संतोष मौजूद नहीं होता है। अब इसके बाद जो पुलिस की टीम थी वो संतोष का जो नंबर होता है जिस पे जानकी के भाई की बातचीत होती थी, उस नंबर की डिटेल खंगालने की कोशिश की जाती है और इस डिटेल को खंगालने के लिए CDR के कॉल डिटेल्स की पूरी लिस्ट मंगाई जाती है। अब पता चलता है कि जो ये संतोष था ये 2 लोगों के कांटेक्ट में बराबर ही था। जिस दिन अमृत की हत्या हुई होगी उसके आसपास के डेज में भी 2 ऐसे नंबर हैं जिस पे काफ़ी बार बातें की गई है संतोष से। तो अब इन दोनों के नंबर की डिटेल और लोकेशन निकाली जाती है, जिस माध्यम से जो 2 और लड़के थे वो पुलिस के हत्थे आ जाते हैं, यानी वो पकड़े जाते हैं। इन दोनों ही लड़कों को पकड़ के लाया जाता है। इन 2 लड़कों का नाम था प्रीतम और तम्मा और ये दोनों ही दोस्त थे संतोष के। जब पुलिस थोड़ी सख्ती से पूछताछ इन दोनों से करती है, क्योंकि उनके जो डिटेल्स थे लोकेशन के वो भी जो वारदात हुई थी उसके आसपास की ही दिखाई दे रही थी 11-10 फरवरी 2010 के दिन, तो थोड़े ही वक्त में पुलिस के सख्त रवैये से वो टूटते हैं और अब सच बताना शुरू करते हैं। अब ये जो तम्मा था ये बताता है कि जो संतोष था ये जो जानकी थी उसका मुँह बोला भाई था और जिसकी वजह से जानकी और अमृत के बारे में उसे काफ़ी कुछ पता था, क्योंकि वो भी दार्जिलिंग का ही रहने वाला था। और इस वजह से उसने एक दिन हमें बताया कि मेरे एक जान पहचान के
कुछ लोग हैं जो दार्जिलिंग से मेरे साथ ही आए हैं बेंगलुरु, और उनके पास कुछ पैसे कुछ सोने हैं, क्योंकि ये जो संतोष था ये अमृत के घर जाता आता रहता था, कई बार खाने पे बैठता था, कई बार बहुत सारी बातें होती थी। और ऐसी ही बातों में अमृत ने बताया था कि अब गाड़ी तो हो गई है, घर भी लेना है, जिसके लिए 10 लाख रुपए उसने इकट्ठा कर लिए हैं और अब जल्द ही वो घर भी लेने वाला है। यहीं से संतोष के मन में शुरुआत होती है लालच की, और वो सोचता है कि मेरे साथ आया हुआ बंदा कमाई के लिए दूसरे शहर, वो इतना जल्दी किस तरह से आगे बढ़ रहा है और मैं वहीं का वहीं हूँ। इस वजह से वो अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है और चिढ़ता चिढ़ता अमृत के लिए एक साजिश बुनने लगता है कि इसके पास जो पैसे हैं, जो सोने हैं, वो सब कुछ मैं हड़प लूँ और इसके लिए अमृत को मार देना ही सही होगा। लिहाजा उसने अब अपने 2 दोस्त को तैयार किया, उन्हें अपने प्लानिंग के बारे में बताया। ये जो 2 लड़के थे वो भी दार्जिलिंग असम की तरफ के ही थे, इस वजह से तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और तीनों ही अब लालच में पढ़कर साजिश की तैयारी करने लगते हैं। अब इधर 10 फरवरी का दिन होता है। संतोष सोच कर जाता है मन में कि मुझे अमृत के घर जाना है, जैसे मैं खाने पीने के लिए नॉर्मली जाता हूँ, वीकेंड पे मिलने जुलने ऐसे ही जाना है। वो जाता है, खाने पे बैठता है, खाना पीना खाता है और ये अपने 2 दोस्तों को भी उस दिन लेके जाता है। खाना खाने के बाद वो अमृत से बोलता है कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। चूँकि अमृत के पास कार थी तो अब 3 लोग और अमृत चारों कार में बैठते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं घूमने फिरने के लिए। और फिर जो ये संतोष था वो उसी लेक की तरफ कार को ले जाने के लिए कहता है। अमृत घूमता घूमता उस लेक की तरफ जाता है। लेक के पास अभी पहुँचे भी नहीं थे, जो संतोष था वो अपने साथ खंजर लिए हुए था। वो तुरंत ही संतोष के गले पे वो खंजर तानता है और उसका गला जो है काट देता है, जिसकी वजह से कार के अंदर ही तीनों लोग पकड़कर ये हत्या बैक सीट पे संतोष और उसका 2 दोस्त अमृत की कर देते हैं। इस वजह से बैक सीट पे खून आता है। फिर उसके बाद संतोष कार ड्राइव करता है और इस लेक की तरफ ले जाता है। वहाँ पे जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाता है और उसके सर को भी ठिकाने लगाकर कार वहीं छोड़कर वे चारों लोग जाते हैं घर वापस। जानकी के पास घर जाते हैं, तब जानकी को कहते हैं कि कार पुलिस ने पकड़ लिया है और अब अमृत का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है, पेपर जो है वो दिखाना है। कुछ पेपर नहीं है, इस वजह से वो पेपर मुझे निकाल कर दो जल्दी, ताकि हम जा पाएँ और गाड़ी के साथ अमृत को भी ला पाएँ। इधर जानकी अपने बेडरूम में जाती है और वो आईडी वगैरह निकालती होती है। वैसे ही पीछे से जाकर फिर ये तीनों बदमाश जानकी का भी गला काट देते हैं, उसे भी मार देते हैं। इसके बाद तमाम घर में जो पैसे थे, जो गहने थे, वो तीनों ही इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये जो 2 दोस्त था संतोष का, ये अपने अपने घर चला जाता है। संतोष भी अपना हिस्सा लेता है और वो चला जाता है बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर। वहाँ पे जाने के बाद वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इधर पुलिस को बॉडी मिलती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। बस पुलिस को इतनी ही जानकारी हो पाती है, जो बयान ये 2 लड़के पकड़ाते हैं उनकी वजह से। अब पुलिस संतोष को ढूंढना शुरू करती है। संतोष का जो नंबर था वो भी सर्विलांस पे था और इधर अमृत का जो नंबर था, जो मिल नहीं रहा था, मोबाइल मिसिंग था, उसका नंबर भी सर्विलांस पे था। दोनों ही नंबर में से जो दोनों ही नंबर अगर पता लग जाता कि इसकी लोकेशन क्या है तो पुलिस तुरंत ही फिर उसे ट्रैक कर लेती। और जो अमृत का नंबर था, पुलिस को ये शक था कि वो भी कातिल के पास ही है और संतोष के बारे में अब पुलिस को पता लग चुका था। लिहाजा दोनों ही नंबर पे कांटेक्ट लगातार किए जा रहे थे पुलिस की टीम की तरफ से। और एक नंबर जो कि अमृत का था वो एक बार रिसीव हो जाता है। जैसे ही नंबर रिसीव होता है, पुलिस थोड़ी सी बातें करती हैं और ये जानकारी नहीं होने देती है कि वो पुलिस की टीम है। उन्हें बहाने से बुलाया जाता है बेंगलुरु, क्योंकि जो लोकेशन था वो बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा था। अब ये शख्स जैसे ही बेंगलुरु पहुंचता है, पुलिस की टीम अब उसे अरेस्ट कर लेती है। जैसे अरेस्टिंग होती है वैसे ही पता लगता है कि ये संतोष ही है। अब पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि जो संतोष है उसने इतनी प्लानिंग की, मर्डर भी किया, उसमें साथ भी दिया, तो वो इतनी आसानी से बेंगलुरु वापस कैसे आ गया।
तो इसके पीछे भी एक कहानी थी। संतोष ने बताया कि जब मर्डर हो चुका था, हम यहाँ से सारे ही जो माल थे वो हड़प चुके थे, इकट्ठा कर चुके थे, अपना अपना हिस्सा बांट चुके थे, अपने अपने काम पे लग चुके थे। तो मैं भी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ जा कर के और डेली अपनी लाइफ जी रहा था। लेकिन मैं स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, 1-2 दिन पता लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते 1-2 दिन, वैसे जैसे ही वो सोता था, सपने में जो जानकी थी वो आती थी और कहती थी कि तुमने मुझे क्यों मारा, बस इतना बताओ, और अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं ऐसे ही तुम्हें परेशान करती रहूँगी। और जो ये दार्जिलिंग है, असम है, इस तरफ के लोग जो होते हैं वो भूत प्रेत पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिस वजह से वो जब जब सोता था जानकी वैसे ही उसके सपने में आती थी, वैसे ही वो डराती थी, और जिस वजह से वो इतना डर गया था कि अब उसने डिसाइड किया कि वो बेंगलुरु जाएगा, अपना गुनाह कबूल करेगा, माफ़ी मांगेगा, तब जाकर शायद उसकी जान बचेगी, नहीं तो जो जानकी की आत्मा है वो उसे जीने नहीं देगी। इस कारण से संतोष ने बताया कि मैं खुद ही आ रहा था सिलेंडर करने, मैं खुद ही ये सब बातें पुलिस को बताने वाला था और मेरा गुनाह कबूल करने वाला था, जिस कारण से मैं बेंगलुरु आ ही रहा था। अब पुलिस के सामने भी ये पूरा जो मामला था, केस था, वो खुल चुका था। तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया था और इस इन्वेस्टिगेशन में 16 दिन का समय लगा। ये जब केस सॉल्व हुआ तब ये जो नया पुलिस स्टेशन था, इसका फर्स्ट ऐसा मर्डर केस था जो कि मिस्टर राकेश यहाँ के जो इंचार्ज थे लेआउट पुलिस स्टेशन के, उन्होंने पूरी तरह से इसका पर्दाफाश किया था। इस वजह से फिर से पुलिस स्टेशन की पूरे टीम की काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इस खबर को चलाया गया, तीनों ही मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन इस कहानी में ये सबक ज़रूर मिलती है कि लालच इंसान से क्या क्या करवा देती है। कई बार लोग पैसों का हिसाब किताब भी अपने जानने वालों को बता देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये कहानी आज की यहीं तक थी। इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस मैं यही चाहती हूं और यही इच्छा रखती हूं, और इस कहानी का सुनाने का मकसद बस इतना था कि आप सब जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सचेत रहें। तो अगली बार फिर से मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।